तो लास्ट क्लास में बेटा हम बात कर रहे थे मोल की। और जब हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन और आपको बहुत ज्यादा मिलता है जिसमें आपको कहा जाता है कि भाई आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दें। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, हाउ टू कैलकुलेट प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये, बट है बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज हमने सी कार्बन ले लेते हैं, पहले कार्बन एलिमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने कार्बन ले लिया था। अब आपको पता है कार्बन आपके पास होता है 6C12, बिल्कुल बेसिक है। तो आप मुझे बताएंगे इसमें प्रोटॉन कितने, इसमें न्यूट्रॉन कितने और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने। ध्यान रखिएगा, जब आपको एलिमेंट दिया जाएगा तो आप सबको पता है कि उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, नेट चार्ज 0 रहेगा। तो प्रोटॉन आपको पता है, प्रोटॉन कितने हो गए 6, बिल्कुल सही, आपके बढ़िया बढ़िया जवाब आ रहे हैं। यस, न्यूट्रॉन भी 6 हो गए और इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई मेरे पास 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन है, तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि आपके पास कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 मोल कार्बन है आपके पास, ठीक है। 1 मोल का मतलब कितने हो गए बेटा, Na कार्बन एटम आपके पास है, और एक एटम में आपको पता है 6 है। तो आप डायरेक्टली यहां से क्या कह सकते हैं, मेरे पास 6 मोल कार्बन है, या नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो 6 सॉरी प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। ये बात सबको समझ में आई है ना। हाँ, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 मोल प्रोटॉन, 6 मोल न्यूट्रॉन, बिकॉज एक मोल का मतलब हमें पता है Na है, तो ये भी क्या हो गया 6 मोल इलेक्ट्रॉन। कितनों को ये बात समझ में आ गई। तो एक और देखते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं भाई मेरे पास CO2 है, ठीक है। हाँ, अब जरा इसमें बता दीजिए भाई CO2 में मेरे पास कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन। पहले जब आप बात करेंगे तो आप एक एटम के लिए निकाल लीजिए, तो एक एटम में कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन। अब जब आप देखेंगे तो आपको कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, बिल्कुल आराम से इसे सॉल्व कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो अगर हम प्रोटॉन देखें बेटा, तो प्रोटॉन आपके पास कहां से आ रहे होंगे, कार्बन से और ऑक्सीजन से। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के 2 एटम, ठीक है। हाँ, तो कार्बन से कितने आए 6 और ऑक्सीजन से कितने आए 2 × 8। ये बात समझ में आई सबको। तो प्रोटॉन जो मेरे पास हो गए वो 22 प्रोटॉन हो गए। इसी तरह से अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो कार्बन में 6 न्यूट्रॉन और ऑक्सीजन में 8, लेकिन 2 एटम है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी मेरे पास 22 न्यूट्रॉन। कोई डाउट तो नहीं है बेटा। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 22 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ, ये ऐसा केस हमारा बन रहा है कि हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इक्वल आ रहे हैं, बट ऐसा कंपल्शन नहीं है कि हमेशा ये रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपसे कहा कि भाई आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरे पास अगर 22 ग्राम CO2 है, मेरे पास 22 ग्राम CO2 है, तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे,
कितने न्यूट्रॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कितने में आए हैं, ये आए हैं 1 मॉलिक्यूल के लिए, 1 मॉलिक्यूल में आए हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहां पे मोल निकाल लेना है। तो 22 ग्राम का मतलब हो गया 22/44 दा, ओके, दैट इज हाफ मोल। बात समझ में आई? हाफ मोल आपके पास CO2 अवेलेबल है। अब हाफ मोल में कितने प्रोटॉन हो गए, हाफ मोल CO2 में कितने प्रोटॉन हो गए, तो आप क्या करेंगे, हाफ को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज एक में आपके पास 22 थे, इसलिए हाफ में 11 मोल आ जाएंगे, 11 मोल प्रोटॉन। कोई डाउट हो तो बोलिए। बिल्कुल सही बात। इसी तरह से 11 मोल न्यूट्रॉन और इसी तरह से 11 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, बिल्कुल इसे नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, फिर नहीं तो एक क्वेश्चन आपको देता हूं और क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ, बहुत ध्यान से कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल नोट कीजिए। तब तक मैं नीचे क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स and neutrons in 8 gram of CH4। हाँ जी, ये रहा आपका क्वेश्चन। शुरू हो जाइए, फिर डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं 1 मॉलिक्यूल CH4 ले रहा हूं बेटा, 1 मॉलिक्यूल CH4 मैंने लिया हुआ है, इसमें अगर मैं प्रोटॉन की बात करूंगा तो कार्बन से आएंगे 6, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक होता है लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं, तो ये आ जाएंगे +4 × 1, टोटल 10 प्रोटॉन आ गए। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल सही आंसर भेजा किसी ने। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 6 न्यूट्रॉन यहाँ, लेकिन हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता बेटा, तो ये न्यूट्रॉन आपके 6 न्यूट्रॉन होंगे, यहां गलती हो जाती है। ठीक है, कार्बन के पास तो 6 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास, हाँ, 1H1 है ना, तो केवल एक प्रोटॉन होता है वहां पे तो। और इलेक्ट्रॉन की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो आपके पास 6 + 4 × 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को आपको देखना होता है। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको सेकंड स्टेप क्या था, कैलकुलेट करना था। आपके पास कितना है, 8 ग्राम, ओके। और मोलर मास की बात करेंगे तो कार्बन 12 और H4 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 16 ग्राम आ जाएगा। तो ये आके आपके हाफ मोल। कितना को बात समझ में आई? हाफ मोल CH4 है आपके पास है, ठीक। तो आपके पास प्रोटॉन कितने होंगे बेटा, हाफ × 10 मोल। न्यूट्रॉन कितने होंगे, हाफ × 6 मोल। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हाफ × जल्दी बोलिए 10 मोल। बात समझ में आई? तो अगर मोल में पूछा गया तो आप सीधे सीधे लिखेंगे 5 मोल, 3 मोल, ये आ रहा है, देख लो, और ये भी 5 मोल। और अगर नंबर पूछा गया है तो आप कह लेंगे 5Na, ये आपका हो जाएगा 3Na, Na इज एवोगैड्रो नंबर, और ये आपका हो जाएगा 5Na। बात समझ में आई? चलो, तो ये आपका आंसर रहा, बिल्कुल नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in 22.5 gram of C6H12O6। फिर से ध्यान से, सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन पे अगर हम देखेंगे बेटा, तो अगर हम प्रोटॉन, जिनको क्लियर नहीं हो रहा है वो अपना इस तरह से फॉर्मूला लिखें, और यहां पर आप लिख सकते हैं 6 कार्बन एटम, 6 प्रोटॉन एक एटम में, तो 36 ये आ गए, प्लस हाइड्रोजन में अगर आप प्रोटॉन देखेंगे तो 1 इंटू 12, ठीक है। और इसी तरह से ऑक्सीजन की अगर आप बात करेंगे तो 8 इंटू 6 ऐसा आ रहा है। और ये टोटल आपका कितना बताया आपने मुझे, 96 आ गया, है ना। ओके, अब नाइट्रोजन की बात करेंगे तो भाई 6 इंटू 6। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ये इतने ही होंगे, बिकॉज न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, अनलेस अनटिल आपको आयन ना दिया हो, ठीक है। आयन वाला अभी नहीं आएगा क्वेश्चन, बाद में आएगा। अच्छा, 6 इंटू 6 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में होते ही नहीं बेटा, 1H1 में तो नहीं होते। हाँ, उसके आइसोटोप्स वगैरह पढ़े होंगे आपने, तो उनमें अगर होंगे तो लिए जाएंगे, बट वो तो यहाँ अभी दिया नहीं है। और फिर यहाँ पे कितना, 8 इंटू 6, ये समझ में आया। तो ये आपका कितना आ रहा है, 84 आ गया। तो 96 प्रोटॉन, 84 न्यूट्रॉन और 96 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास आ गए। ठीक, अब हमने क्या करना है, C6H12O6 के, क्या है ये, ग्लूकोज, ग्लूकोज है, वेरी गुड। तो इसमें क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। तो मोल्स निकालने के लिए 22.5 डिवाइडेड बाय 180, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन रह जाता है। अब जब आप इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये आपका कितना आ गया, 8 जा रहा है, देखिए जरा, 1/8 मोल आ गया, 1/8 मोल। फाइन। तो जब आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं 1/8 इंटू 96, दैट इज 12 मोल, ये भी 12 मोल हो जाएगा। बट यहां पे कुछ चेंज आएगा, ये 1/8 इंटू 84, दैट मीन्स 10.5 मोल, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है। और अगर नंबर पूछा गया तो Na से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे और कॉम्पिटिशन्स में भी मिलते हैं, या इनका एप्लीकेशन आ सकता है, जरूरी नहीं एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मिल जाए, बट हो सकता है कहीं और आपको यूज करना पड़े। क्वेश्चन है, if 53.6 ग्राम ऑफ Na2SO4 NH2O, ओके, NH2O, यहाँ पे हमें N की वैल्यू निकालनी है। NH2O कंटेन्स 25.2 ग्राम वाटर, फाइंड वैल्यू ऑफ N। बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका है मोल को यूज करके। फाइन। तो आपको ये वेट दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, किसका मास है ये, Na2SO4 NH2O। तो क्या आप इसके मोल्स निकाल सकते हैं। ओके, देखिए कैसे होगा, मोल्स ऑफ Na2SO4 NH2O इज इक्वल टू 53.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास में यहां पे N है बेटा, ये हमें नहीं पता, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा, 142 प्लस 18N। अब ये 142 मैंने क्या किया, 23 इंटू 2 किया तो 46 आया, और SO4 का मैंने आपसे कहा था, याद रखिएगा, 96 होता है, तो 96 प्लस 46 मिलके 142 हो गया। ये मेरे क्या हो गए, मोल्स ऑफ Na2SO4। अब अगर आपको लास्ट क्लास में याद हो, मैंने आपको FeSO4 में इसी टाइप का क्वेश्चन कराया, ठीक है। आप मुझे बताएंगे यहां से आपके पास मोल्स ऑफ H2O कितने हैं, जल्दी बता दो। इस इंफॉर्मेशन से अगर आपके पास मोल्स ऑफ Na2SO4 NH2O लिखा हुआ है, तो 1 मोल Na2SO4 NH2O में कितने H2O हैं, N। तो यहां से आप मुझे बता सकते हैं कि कितने मोल्स हमारे पास होंगे H2O के, H2O के कितने मोल्स होंगे, बिल्कुल सही बात है, N टाइम्स। तो 53.6 डिवाइडेड बाय 142 प्लस 18N, ये मोल किसके थे, Na2SO4 के, मल्टीप्लाइड बाय N। ये लिख सकता हूं, कितनों को ये बात समझ में आई, जल्दी से बता दो। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, क्या आपको ये पता है कि आपके पास कितने मोल हैं? H2O के कितने मोल हैं? H2O आपके पास है 25.2 ग्राम और मोलर मास होता है 18। क्लियर? ओके, तो यहां से अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा तो n की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। इसका मतलब जो आपको कंपाउंड दिया गया है वो Na2SO4 7H2O है। ठीक है। अच्छा चलो, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। हाँ, अगर आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है, इफ कंपाउंड इज AXBY, इस टाइप से होता है ना, जैसे BaCl2, हाँ Na2SO4 ऐसे दिया होता ना, तो AXBY इस तरह से कोई कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला लिख लीजिए, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय X इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय Y। ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, हाँ, ये ट्रिक है बेटा। ठीक, अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन आपको दिया गया था, ऊपर वाला क्वेश्चन जो आपको दिया गया था उसमें अगर आप देखेंगे तो Na2SO4 ऐसे लिखा हुआ था और साथ में था NH2O। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है बेटा। आपको कंपाउंड इस वे में दिया है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूं, Na2SO4 1H2ON, इसका मतलब भी तो यही आया, हाँ या ना? ठीक है, चलिए, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, moles of Na2SO4, moles of Na2SO4 divided by 1 is equal to moles of H2O divided by N। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये मुझे पता है कि moles of Na2SO4 NH2O divided by 1, क्योंकि ये पूरा 1 मोल है। ठीक है, तो इससे आपको बार बार इधर उधर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। ये आपकी बहुत हेल्प करता है जब आपको दिया हो इस तरह से कि इतने ग्राम ये है तो बता दो बाकी क्या होगा या टोटल क्या होगा। ठीक, तो मूल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेट ऑफ सुक्रोज इफ कार्बन इन सुक्रोज इज 8 ग्राम। तो कुछ आपको x ग्राम सुक्रोज दिया गया है, ठीक है, या m ग्राम w ग्राम जो भी आप कहें, और आपको पता है उसमें 8 ग्राम कार्बन है। ठीक, तो आपको यह बताना है कि भाई वेट ऑफ सुक्रोज क्या है। ठीक है, अब देखिए, अभी अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने आपसे क्या कहा था, जब हमारे पास इस तरह से कुछ हमारे पास एलिमेंट्स और उनके नंबर लिखे होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मैं जनरल बता रहा हूं आपको, यहां पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सुक्रोज बाय 1। ये बात समझ में आई बेटा? ये क्या कह रहा है, 1 मोल सुक्रोज में 12 कार्बन एटम है, तो 12 मोल कार्बन एटम। ठीक है, ओके, तो अब आपको क्या दिया हुआ है, आप कहां से आप मोल ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं क्या? मोल ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं, और आपको यहां मोल ऑफ सुक्रोज निकालना है। ठीक, तो आप क्या यूज करेंगे, देखिए फॉर्मूले का ये वाला पोर्शन आप यूज करेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन बाय 12। ऑक्सीजन कहां से हो गया,
moles of carbon by 12 is equal to moles of sucrose divided by 1। 1 क्यों आया, समझ में आया? चलिए देख लेते हैं, ठीक है। मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन कितने हैं दिया हुआ है 8 ग्राम, लेकिन 8 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाँ जी, 8/12 इंटू 12 ये आया। मोल्स ऑफ कार्बन 8/12 हो गए और उसको 12 से डिवाइड कर दिया, दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ सिक्रोज। ये आपका हो गया बेटा W/342। हमने मान लिया W ग्राम था सुक्रोज हमारे पास। ओके, ये आ रहा है बेटा मेरे पास तो आंसर। अब अगर आप यहां से देखेंगे तो W यहां पे इंटू 1 करोगे तो बात एक ही आ जाएगी। W की वैल्यू आ गई 8 इंटू 342 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12। क्लियर? अब यहां से कैंसिल कर दीजिए, 4 से ये 2 और 3 गया, ये जा रहा है क्या? 3 से ये जाएगा 1 1 4 जाएगा, ठीक है। ओके, सो 2 से और चला जाएगा ये 57 और ये आपका 6, कुछ ऐसा आ रहा है। चेक कीजिए। हाँ, 2 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 57/3 आ रहा है और 57/3 इज 19 ग्राम। ये मेरे हिसाब से तो ये आंसर आना चाहिए। देखिए, चेक करिए। एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट, या कई बार रिएक्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जरा सी समझने की कोशिश करते हैं। चलो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखिएगा। लिमिटिंग reagent is the reactant present in the smallest stoichiometric amount। अभी बता रहा हूं क्या है, पहले नोट कर लीजिए। या दूसरे वे में आप ये भी कह सकते हैं, if a reaction involves, दूसरा मेथड भी लिख, दूसरा डेफिनेशन भी लिख लीजिए। if a reaction involves 2 or more reactants, ठीक है, किसी रिएक्शन में 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट हैं, ओके, रिएक्टेंट्स, देन the reactant which consumed first is called limiting reagent। बात समझ में आई? हाँ, एग्जाम्पल देता हूं और अच्छे से समझ में आएगी। नोट कर लीजिए, पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो मान लीजिए बेटा मेरे पास एक रिएक्शन है 2A + 4B, ठीक है, मैंने रैंडम लिया हुआ है, कोई नाम नहीं, CH4 है, अमोनिया है, क्या है, कुछ नहीं। 2A + 4B gives you 3C + 4D। एक रैंडम सी इक्वेशन लिख दी है, कुछ भी, ठीक है। आप मुझे बताएंगे स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से कितने मोल ए कितने मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्टेंट कौन है? हाँ, रिएक्टेंट है आपके, ये रहे ना रिएक्टेंट, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। तो आप मुझे बता दीजिए कि भाई कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा ए और बी के, ठीक। इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, ये इक्वेशन आपसे क्या कह रही है? बिल्कुल सही बात है आपकी। आप कहेंगे भाई 2 मोल ए 4 मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा, अगर होगा तभी तो करेगा, ठीक है।
अच्छा आगे भी बात कर लेते हैं, क्या बनाएगा, 3 मोल ऑफ सी एंड 4 मोल ऑफ डी बनाएगा, लिख नहीं रहा हूं अभी। ओके, ये है आपकी आइडियल कंडीशंस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब बेटा मान लीजिए मैंने आपसे कहा अगर अगर सब कुछ सही चलता, आपके पास 2 मोल ए होते, 4 मोल बी होते, तो ऐसा हो जाता। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आपको गिवन है 5 मोल तो ए के हैं और 6 मोल बी के हैं। चलो ऐसे कर लो, 5 मोल ए के हैं और 6 मोल बी के हैं। ये बात समझ में आई? ओके, तो अगर 5 मोल ए रिएक्ट करना चाहेगा तो कितने मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा, अगर रिएक्शन कंप्लीट चाहिए आपको? 5 मोल ए कितने मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा? बिल्कुल सही बात है, 10 मोल के साथ। इक्वेशन कहती है 5 मोल 10 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन क्या 10 मोल भी आपके पास है? 10 मोल भी आपके पास नहीं है, आपके पास 6 मोल ही है। इसका मतलब क्या हो गया, बी पहले ही खत्म हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट बी हो गया, और एक्सेस में कौन हो गया? ए हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी कैलकुलेशन वगैरह छोड़ो, अभी ये बताओ कि कॉन्सेप्ट समझ में आया? जो बात मैंने आपसे कही वो आपको समझ में आ गई? डिफरेंट वे में समझते हैं। सपोज बेटा आपके पास ना कुछ पेस्ट्रीज हैं, अभी ये फाइनली प्रिपेयर्ड नहीं है, बट यहाँ पे कुछ पेस्ट्रीज हैं ऐसे, और इस पेस्ट्रीज में आपको कुछ चेरीज लगानी है। ये चेरीज है, ठीक है। आपको हर पेस्ट्री में जब आपको उन्हें सर्व करना है तो हर पेस्ट्री में 2 चेरीज लगानी है। आपके पास टोटल 5 पेस्ट्रीज हैं और यहां पे आपको दिख रहा है 6 चेरीज हैं, ठीक है। इनको आपको 2 को 1 पे लगाना है, तो जरा लगाइए। ओ ओ ओ ओ ओ ये क्या हो गया? चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोचिए। चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं, 1 2 ये 2 कट गए, 1 2 ये 2 कट गए, 1 2 ये 2 कट गए। क्या हुआ? ये तो सब खत्म हो गई, चेरीज खत्म हो गई, बचा कौन? ये पेस्ट्री बच गई। तो ये क्या हो गया? ये एक्सेस में हो गया और चेरीज हमारी लिमिटिंग हो गई। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। तो अब हमने यही बात किसके टर्म्स में कही आपसे? मोल्स के टर्म्स में, किसी रिएक्शन। कॉन्सेप्ट ये था कि जो चीज रिएक्ट करनी है, जो चीज पहले खत्म हो जाए, अगर वो सफिशियंट नहीं है तो कोई ना कोई तो पहले खत्म हो जाएगा ना। हाँ, अगर मैं कहता 5 मोल और 10 मोल है, 5 मोल ए है 10 मोल बी है, 5 मोल ए हैं 10 मोल बी हैं, तो आप कहते हैं कि सर दोनों साथ साथ खत्म होंगे तो कोई लिमिटिंग नहीं होता। लेकिन यहां पे हमारे पास 5 मोल ए था और 6 मोल बी था। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, आप इस तरह से चेक करके देख सकते हैं, बट सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूं, लिखिएगा, लिखिएगा। टू चेक, टू चेक द लिमिटिंग reagent, divide given moles by its stoichiometric constant। स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट पता है ना, जो इक्वेशन में सामने नंबर लिखा होता है, कौन सी इक्वेशन में? बैलेंस में। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? इक्वेशन को बैलेंस करना। टू चेक द लिमिटिंग रिएजेंट, डिवाइड गिवन मोल्स बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, whichever is less, whichever is less is limiting। बस ये चेक करने के लिए है, ठीक है, कि कौन लिमिटिंग है। ये चेक कैसे करेंगे तो ये मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने क्या इक्वेशन लिखी थी? 2a प्लस 4b gives you 3c प्लस 4d। ओके,
अब देखिएगा, हमने आपसे कहा था भाई ए मेरे पास कितने हैं, 5 मोल्स हैं, और बी कितने हैं, 6 मोल्स हैं। फाइन, ओके, अब चेक करते हैं। चेक लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट के लिए अब मैं एल आर लिखूंगा, लंबा चौड़ा क्या लिखूं बार बार, ठीक है। तो मैंने एल आर लिख दिया। लिमिटिंग रीजेंट चेक कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर मोल्स कितने हैं, ए के 5, और ये रहा आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका, ए का। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, 5/2। समझ में आ रहा है। और यहां पे सेकंड वाले पे देखिए, बी के लिए 6 मोल्स हैं, डिवाइड करेंगे 4 से। बात समझ में आई। ये आया आपका 2.5, और ये आया आपका 1.5। छोटा कौन, बी। तो ये आपका हो गया लिमिटिंग रीएजेंट। बात समझ में आई। या लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी खत्म हो जाए। क्लियर हुआ। तो हमें यह पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो अब पहले कौन खत्म हो जाएगा, तो यहां पर ना आप ऐसे लिखेंगे। इनिशियली हमारे पास क्या था, ये थे 5 मोल, और ये था भाई 6 मोल, और सी और डी अभी हमारे पास कुछ भी नहीं थे, तो इसको हमने 0 0 लिख दिया। ठीक है, इनिशियली मतलब ये जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई उस समय की बात हो रही है। अच्छा, अब फाइनली क्या हो गया, जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, क्यों, क्योंकि भाई बी तो खत्म हो गया, अब रिएक्शन आगे कैसे होगी, तो बी कितना हो जाएगा, 0। ये बात समझ में आ रही है आपको, बी आपका 0 हो जाएगा। ओके, अब ए कितना बचेगा, तो पहली बात यह है कि ए कितना कंज्यूम हुआ होगा। हाँ, ए कितना कंज्यूम हुआ होगा, ये आप में से कोई मुझे बता सकता है, समझना बेटा। 4 मोल बी के कंज्यूम करते 2 मोल ए को, यही तो रिएक्शन दिया हुआ है हमें। हाँ, तो आपके पास 6 मोल बी के अगर हैं तो वो कितने लेंगे, 3 मोल। बात समझ में आई नहीं है, यूनिटरी मेथड है सीधा सीधा। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस, हाँ जी, 5 माइनस, अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, इसको आप लिखोगे 6 × 2/4। ये समझ में आया, 6 मोल ये हैं, ये 2 और ये 4, यहां से भी ये आ गया बेटा। ठीक है, 2/4 × 6, यूनिटरी मेथड है, सिंपल, वो क्लास 6 7 में कभी सीखा था, याद आया। इतना मेरे पास ए बच गया। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि सी कितना बनेगा। हाँ, सी के लिए अभी पूरा लिख के दिखा रहा हूं, बाद में सीधे सीधे लिखेंगे। 4 मोल बी कितना बना रहा है, 3 मोल सी, तो 1 मोल कितना बनाएगा, 3/4। तो हमारे पास है कितने, 6 मोल, तो कितना हो जाएगा, 3 × 6/4, यानी 6 इनके कोफिशिएंट का रेशियो। बात समझ में आई। और यहां पे डी कितना बनेगा, 6 × 4/4। कहानी कुछ समझ आ रही है, कोई बात नहीं, अभी और प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये आपका 5 - 3 2 मोल ये बचेगा, 0 ये बचेगा, और इसको अगर आप देखें 18/4, 4.5 मोल सी प्रोड्यूस होगा आपके पास, और 6 मोल ये कैंसिल हो जाएगा, 6 मोल आपके पास डी प्रोड्यूस होगा। एक जो मैंने रैंडम सी रिएक्शन लिखी थी ये आ गया, तो ये मेरे पास फाइनली मेरी रिएक्शन के बाद ये बच जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे वो बाद में बताऊंगा, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, एक रिएक्शन हमें दी हुई है, 4a + 5b gives you 6c + 7d। ठीक है, और 4a के 20 मॉलिक्यूल्स, मतलब a के 20 मोल्स दिए हुए हैं और b के 26 मोल्स दिए हुए हैं। अब आपसे पहले, सबसे पहले आपको चेक करना है भाई मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया,
इस 20 को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 5 आ गया, और इस 26 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 5.2 आ गया। बड़ा कौन? बी। छोटा कौन? ए। जो छोटा वो एल आर। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसके साथ आपका और कोई मतलब नहीं है। ये जो आपने कैलकुलेट किया ये सिर्फ एलआर के लिए कैलकुलेट किया। अब देखिए आपके पास t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ 20 मोल्स थे और यहाँ पे 26 मोल्स थे। जो लिमिटिंग है वो खत्म हो गया होगा, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं फाइनली मेरे पास ये 0 हो गया होगा। बात समझ में आई? अब 26 में से माइनस होगा। कितना माइनस होगा भाई? रिएक्ट इसके हिसाब से कर रहा है तो 20 इंटू 5/4 लिख दूं, ये मेरे पास बचेगा। कैसे आया? 4 मोल 5 के साथ रिएक्ट करते हैं, 1 मोल 5/4 के साथ रिएक्ट करेगा, 20 मोल 20 इंटू 5/4 के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा, ये तो मेरे हो गए ए, ये हो गया बी। अब सी की बात करते हैं। सी का क्या हो जाएगा? सी तो पहले 0 था, तो सी तो बन रहा है, कितना बनेगा? 6/4 का फैक्टर आया और मल्टीप्लाई कर देंगे जो मोल्स थे किसके, ये वाले जो रिएक्ट किए 20 मोल्स। ये बात समझ में आई? बिल्कुल इसी तरह से 7/4 का फैक्टर आया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, ये बने मेरे डी। क्लियर? तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये आपका कितना गया? 1 मोल। चेक कर लो भाई, 1 मोल मेरे पास बी बचेगा, 25 मोल कंज्यूम हो जाएंगे। अरे वैसे भी देखो ना, 4 मोल जो है 5 के साथ है तो 20 मोल के साथ 25 कंज्यूम हो जाएंगे। आप नॉर्मल वे में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे ये आपका आ गया 30 मोल बन जाएंगे आपके किसके? सी के। 30 मोल सी के बन जाएंगे और 35 मोल आपके आ रहे होंगे, ये देखिए 4 से ये 5 कटा ना, 35 मोल आपके आ रहे हैं डी के। बात समझ में आई? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नोट कीजिए इसको जल्दी से, एक क्वेश्चन तब तक और लिखें। एग्जाम्पल अब लिख रहे हैं हम, x + 2y gives you z। ओके, इस रिएक्शन में आपके पास रिएक्शन दी हुई है x + 2y gives you z। आपके पास x के 5 मोल और y के 9 मोल रिएक्ट आपने करा दिए। आपको मुझे बताना है पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और उसके बाद फाइनली कौन कौन से मोल्स कंज्यूम हो गए या बचेंगे तो कौन से बचेंगे, और जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने होंगे। फाइनल कंपोजिशन जो है आपका वो आपको मुझे बताना है कि क्या क्या होगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा ये 1 है तो 5/1 यहाँ पे रखा और 9/2 यहाँ पे रखा, ये आपका 4.5 आ गया। ये छोटा है इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। बिल्कुल सही बात है आपकी। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया। तो बस लिमिटिंग रिएजेंट हमें क्या बताता है कि फाइनली ये 0 हो गया होगा, बस इतनी चीज बताता है और कुछ नहीं। तो हमने ये लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया और हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास फाइनली जो है, अब मैंने यहाँ एल आर लिख दिया। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि एक्स के कितने मोल बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या आएगा? 5 थे, 5 में से कुछ माइनस होंगे जो रिएक्ट होंगे। रिएक्ट कितने होंगे? रिएक्ट होंगे 9/5। पक्का? सोच लो, ऐसे थोड़ी होता है। 9/5 कर दिया। हाँ बेटा, ये देखिए ना, 2 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट कर रहा तो 1/2 इंटू 9 ये बचेगा। समझ में आया? क्योंकि अब आप किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? जो लिमिटिंग है उसी से तो देखोगे यार। तो लिमिटिंग 2 मोल 9 मोल, 2 मोल एक के साथ रिएक्ट करें तो 9 के साथ कितने करेंगे? 4.5। तो ये आपका बचा 0.5 मोल। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और z कितने बनेंगे? z देखो यार, 2 मोल y ये बना रहे हैं, 1 मोल z, तो 9 मोल कितने बनाएंगे?
4.5 मोल। बात समझ में आई? ठीक है, चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये है A प्लस B2 गिव्स यू AB2। ध्यान रखना, एक एटम है, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मैं आपको इस पे दे रहा हूं, मेरे पास है 300 एटम्स ऑफ ए, और यहां पे मैं कह रहा हूं 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। ठीक है, हाँ जी। अब मोल्स नहीं दिए, क्लियर? तो यहां पर आप अब मोल वाली चीज नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही लगेगा। आप क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन आपसे क्या कहती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन कहती है कि वन एटम वन मॉलिक्यूल के साथ, समझ में आ रहा है? वन एटम वन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? वन मॉलिक्यूल Ab2 बना रहा है। ये कितनों को बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था मोल्स, लेकिन आप एटम से भी डिवाइड कर सकते। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया आपका 300/1, और यहां पे क्या आ गया 200/1 ही है, चेक कर लो। ओके भाई, आपको क्या देखना है? कोफिशिएंट, ये है ना कोफिशिएंट, तो दोनों के आगे 1 लिखा हुआ है। बात समझ में आई? चलिए, तो ये मैंने कह दिया ये 300 है और ये 200 आया। छोटा कौन? ये छोटा, तो ये आपका लिमिटिंग हो गया। बात समझ में आ रही? अच्छा जी, अब आपसे कहा गया कि भाई इनिशियली क्या था? इनिशियली आपको पता है, इनिशियली हमारे पास ये थे 300, ये थे 200। जो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिख देंगे, एटम है तो एटम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये थे 0। अच्छा, फाइनली क्या होगा? कौन कंज्यूम होगा? कौन कंज्यूम होगा? जो लिमिटिंग है। लिमिटिंग कौन है? लिमिटिंग है बी। हाँ, B2 कह लो। ठीक है, तो B2 हो गया 0, B2 हो गया 0। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब ये कितने थे? 300। रिएक्ट कितने किए होंगे? 1 के साथ 1 है तो 200 के साथ 200 होगा। रिएक्शन ये आ गई, सीधे सीधे कॉमन सेंस यूज करो। अच्छा, बने कितने होंगे? 200। क्लियर? तो भाई यहां पर हमारे पास A बचा 100, B बचा, B2 बचा 0, और AB2 बना 200। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, एटम है तो एटम। बात समझ में आई? ओके, देखिए एक ही क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता, इसलिए 11th में हो क्या जाता है, वो अगर आप 10th तक वो रट के काम कर जाते हैं ना, 11th में नहीं होता। अब यहीं पे देखिए चेंज कर रहा हूं। ठीक है, फिर से इक्वेशन मेरी पहले वाली है, A प्लस B2 गिव्स यू AB2। फाइन। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास 2 मोल A है और 3 मोल B2 है। फाइन, 2 मोल A है, 3 मोल B2 है। लिमिटिंग रिएजेंट बता दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। 2 मोल, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया? लिमिटिंग रिएजेंट देखो, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये है कि नहीं मुझे नहीं पता ना, मैं तो अभी पूछ रहा हूं आपसे। हाँ हाँ, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। अभी नहीं पता हमें क्या है, करना क्या है। ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पे आप 2/1 लिखोगे, यहाँ पे आप 3/1 लिखोगे, तो भाई ये छोटा हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये सबको आ गया होगा मुझे लगता है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे आपके ये 2 मोल नहीं बचेंगे, यहाँ पे आपके क्या बचेंगे बेटा? 0। ठीक है, ये फाइनली बात हो रही है। अच्छा, अब समझना, अब समझना हमारी इक्वेशन क्या कहती है। अब किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? हमेशा अब आप देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में, जो हमारा ए है। अब इक्वेशन क्या कहती है? 1 मोल ए 1 मोल B2 के साथ रिएक्ट करता है। ये समझ में आ रहा है?
तो 2 मोल ए अगर खत्म हो गए तो B2 कितने खत्म हुए होंगे? 2 मोल। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा? 3 माइनस 2 मोल। ये समझ में आ गया? 3 मोल ये बचा ना। ओके, अब जरा सोचो 1 मोल कितने AB2 बनाता है? 1 मोल कितने AB2 बनाता है? देखोगे किससे? ये ध्यान रखना, देखना किससे है? जो लिमिटिंग है वो ही है, उस वाले से मत देख लेना, आंसर गलत हो जाएगा। अरे लिमिटिंग खत्म हो गया, जब वो खत्म हो गया तो रिएक्शन आगे कहां बढ़ेगी? तो बनाया किसने? कंट्रोल किसका? लिमिटिंग वाले। समझ में आया? वो पेस्ट्री वाली चीज याद रखी थी ना। तो यार 3 पेस्ट्री में जब सारा कुछ लगा था तो लिमिटिंग कौन था? चेरी था ना। तो चेरी के हिसाब से डिवाइड करोगे, कितनों को सर्व करोगे, या बिना बिना चेरी वाली ही दे दोगे? फिर तो आधे लोग मार पिटाई करेंगे, बोले हाँ उनको चेरी वाले देते हो, हमें नहीं देते हो। ठीक है, ओके। तो अब देखो 1 मोल कितना बना रहा है यहाँ पे? 1 मोल ए 1 मोल AB2 बना रहा है। कितना रिएक्ट किया? 2 मोल। तो ये कितने बनेंगे? 2 मोल। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, उसके 2-3 और हैं, आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये कराऊंगा।